प्यारे बच्चों, एक और लेक्चर नंबर 17 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स का। ये फर्स्ट बुक कंप्लीट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। तो आज का जो टॉपिक्स हैं एक्चुअल में दो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ये देखेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ये देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, न्यूमेरिकल बेस्ड भाई ये फॉर्मूले बनेंगे। आप ये समझें कि इस लेक्चर के अंदर आप ये सीखेंगे कि किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का होता है, फिर चार्ज का होता है। बस ये लेक्चर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको न्यूमेरिकल करवा सकता है, और न्यूमेरिकल आपसे आने चाहिए। हर एक टॉपिक पर न्यूमेरिकल आना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो ये बोर्ड एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये डेरिवेशन तो नहीं पूछे जाएंगे, बहुत कम चांस है डेरिवेशन के, लेकिन इनके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाएंगे। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो जल्दी से देख लेते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस किस तरह से होता है। कि लेट्स से कि आपके पास दो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है। ठीक है भाई, आप इन दोनों कैपेसिटर्स को ध्यान से देखो। इसके ऊपर आपने प्लस का चार्ज Q1 स्प्रेड किया हुआ है पूरे सरफेस पर। लेट अस सपोज कि आपने इसके ऊपर चार्ज कितने किया, Q1, इसकी कैपेसिटी कितनी है C1, इसकी कैपेसिटी C2 है, लेकिन आपने इसके ऊपर Q2 चार्ज स्प्रेड किया हुआ है इसकी एंटायर आउटर सरफेस पर। ठीक है, अब मैं शुरुआत में अगर बात करूं तो इनके ऊपर चार्जेस क्या होंगे या फिर कैपेसिटी क्या होगी। एट इनिशियली यहाँ पर अगर आप Q1 देखोगे तो ये हो जाएगा C1 V1। जब आप इसके पास चार्ज Q1 दे चुके हो तो जिसकी वजह से इसके पास पोटेंशियल भी कितना होना चाहिए, V1। इसी तरीके से Q2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा C2 एंड V2। ये शुरुआत की बात थी। अब आपने किया क्या, रीडिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल V1 है वो ज़्यादा है V2 से। V1 का पोटेंशियल ज़्यादा है V2 से। इट मीन्स आपने जो V1 मतलब C1 कैपेसिटर पर जो चार्ज दे रखा है वो ज़्यादा दे रखा है C2 के मुकाबले। ठीक है, ये वाली बात आपने कह रखी है, मान के चल रहे हो आप। लेट्स से ये वाली बात आप क्या करके चल रहे हो, मान के चल रहे हो। अब देखो होगा क्या, होगा ये कि जब आप इसको एक बहुत ही ज़्यादा बारीक तार से जोड़ देंगे तो तार से जोड़ने से ये होगा कि जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ को जाना शुरू कर देगा। इसको आपको ऐसा ही समझना है जैसे कि आपके पास एक टब ये भरी हुई है पानी से ऊपर तक, और एक टब आपके पास ये है लेकिन ये यहाँ तक भरी हुई है। अब आपको क्या करना है, इस टब को जोड़ देना है। तो जैसे ही जोड़ोगे तो ये जो फालतू पानी है वो इसमें जाना शुरू कर देगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई है और इसका पोटेंशियल कम है। तो ये तब तक जाने देगा जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। तो यही दोनों का लेवल हमें सेम करना। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे आपने इस नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस के वायर से कनेक्ट किया तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। ये हायर पोटेंशियल पर है तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को जाना शुरू कर देगा। ये तब तक जाता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाएं। तो आप ये वाली बात लिखोगे, व्हेन we connect of both capacitors with a wire of negligible resistance, charge starts flowing from higher potential to the lower potential। चार्ज फ्लो होना शुरू कर देगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ को। कब तक करेगा, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाएं।
till both capacitors acquires or get a common potential V। ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि दोनों के ऊपर सेम पोटेंशियल नहीं आ जाए। तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसको मिटा देते हैं, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन आप ये देखेंगे कि क्या हुआ, तो लिखेंगे आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब आप ये मान के चलना, लेट्स से जो आपके पास कैपेसिटर C1 था, इसको आप ऐसे दिखा दो, लेट्स से जो कैपेसिटर C1 था और ये C2 है, इसके पास जो चार्ज रह जाता है अब वो रह जाता है Q1 डैश, इसके पास जो चार्ज रह जाता है वो रह जाता है Q2 डैश। ये आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन था, रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद था, ये वाली बात आप समझ गए, ये आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन था। Q1 डैश कब आया, जब चार्ज इसमें से इसमें को कुछ चला गया, तो इसका चार्ज कुछ बढ़ गया होगा, तो हमने कह दिया Q2 डैश, तो ये Q1 डैश हो गया और ये Q2 डैश हो गया। तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ चुका होगा या फिर घट चुका होगा, इसका पोटेंशियल भी चेंज हो चुका होगा, तो आप कह दोगे V1 डैश। और हाँ, पोटेंशियल हुआ कितना होगा ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, इसका पोटेंशियल अब इसके पोटेंशियल के बराबर हो चुका होगा, क्योंकि चार्ज तब तक ट्रांसफर होता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इसका पोटेंशियल भी V हो चुका है और इसका पोटेंशियल भी V हो चुका है, और ये कनेक्टेड है एक महीन तार से, छोटे से तार से। तब आप देखोगे आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर्स, तो आपके पास जो पहला वाला कैपेसिटर है Q1 डैश, उस पर कितना हो जाएगा, इसकी कैपेसिटी C1 और इसका पोटेंशियल V। इसी तरह से Q2 डैश, इसका पोटेंशियल और इसकी कैपेसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटी पर किसी तरह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटी है कि भाई अमाउंट को होल्ड करने की एबिलिटी है, तो वो तो फिक्स रहेगी। जैसे कि आपके पेट की कैपेसिटी वो तो फिक्स है, चाहे उसमें खाना कम हो या ज़्यादा हो, तो कैपेसिटी फिक्स रहेगी, है ना, तो वो C1 C2 ही रहेगा। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, तो ये हो जाएगा C1V अपॉन C2V, V से V कट जाएगा, ये आ जाएगा C1 अपॉन C2। इट मीन्स Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, ये हो जाएगा C1 अपॉन C2। तो इसको आप किस तरह से लिखोगे, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन द रेशियो ऑफ चार्जेस, इफ चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। आप ये वाली बात लिख दोगे, आप ये लिख दोगे, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन की तो बात चल रही है, तो आप लिख दो ये वाली बात भी, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस ऑन द कैपेसिटर will be in the ratio of their कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के रेशियो में होगा। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है आपका, बस ये तो इतना ही था। हाँ, यहाँ से आप कॉमन पोटेंशियल निकालना सीख लो जरा, वो थोड़ा काम में आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल भी क्या हो चुका है, कॉमन हो चुका है। तो आप वो भी देख लोगे कि कॉमन पोटेंशियल जिसको आपने V कहा, ये कितना था, तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2। एक बात और देखो, इसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन में आप ये देखोगे कि शुरुआत में जो चार्ज था वो Q1 प्लस Q2 था, रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, कुछ चार्ज इसके पास से इसके पास को ट्रांसफर हो गया, लेकिन ओवरऑल चार्ज की अगर बात करोगे आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन तो उतना ही होगा जितना पहले था, क्योंकि चार्ज थोड़े ना गायब हो गया, बस इधर से इधर को ट्रांसफर हो गया। जैसे कि दो बाल्टी थी, एक में कम पानी था, एक में ज़्यादा पानी था, आप टोटल पानी को देखोगे, ठीक है, देख लिया आपने, अब इनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, ज़्यादा में से कम को भेज दो पानी को, तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन पानी की अमाउंट तो अब भी उतनी ही रहेगी, इसी तरह चार्ज की अमाउंट भी सेम रहेगी। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालोगे, Q1 कितना था, C1 V1, Q2 कितना था, C2
V2 और नीचे कितना हो गया C1 प्लस C2। ये वाली बात यहाँ ख़त्म। अब इसमें था दूसरा टॉपिक एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो दूसरा था लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अगर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो उसमें एनर्जी का कितना लॉस हुआ, ये वाली बात, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। देखो भाई, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पूरे सिस्टम की पहले शुरुआत में एनर्जी देखनी होगी। आपने वायर से कनेक्ट कर दिया, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर आपने बाद में एनर्जी देखनी है। तो इनिशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उसको आप UI कह दोगे। वो कितनी होगी, हाफ पहले वाले कैपेसिटर की C1, उसके पास पोटेंशियल कितना था, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। मैंने ये तो कह रखा था, बिल्कुल सही है। ये शुरुआत की एनर्जी हो गई। फाइनल एनर्जी है फिर एनर्जी आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी आफ्टर redistribution of charges, जिसको आप फाइनल एनर्जी कहोगे। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ C1 तो उतना रहेगा लेकिन पोटेंशियल जो होगा वो V स्क्वायर हो जाएगा, ऐसी हाफ C2 V स्क्वायर। ठीक है भाई, सारी बात क्लियर है। यहाँ से V कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। B बाद में कॉमन ले लेना, चेंज इन एनर्जी निकाल लो, ये लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपके पास यही तो निकालना। तो ये हो जाएगा इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दो। इनिशियल कितनी थी, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। फाइनल कितनी निकल गए थे जरा बताएं, हाफ C1 V स्क्वायर, तो ब्रैकेट के साथ हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देगा लेकिन बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ कॉमन ले लो, ये हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ, यहाँ से भी कॉमन ले लो, और साथ में V स्क्वायर, V है तो V स्क्वायर भी आप ले लो कॉमन, अंदर बचेगा C1 प्लस C2। जरा इसको और ओपन करके देखते हैं, क्या देखें, ये ऐसे रहेगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। हाफ तो आपने कॉमन ले लिया, माइनस जरा V की वैल्यू रखो, V की वैल्यू रखोगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, यही तो है। इसको पर स्क्वायर है तो आपने दोनों को पर स्क्वायर दिखा दिया, और C1 प्लस C2 ये यहाँ आ गया। ठीक है, ये स्क्वायर है तो आप ये देखेंगे कि स्क्वायर से ये टर्म पूरी कट जाएगी। ठीक है, इसको अब आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के लिए थोड़ा अच्छा होगा कि आप एक बार और लिख लें, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। बस इसके अंदर कैलकुलेशन और कुछ नहीं, माइनस के हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 इसका होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये वाली बात हो गई। 1/2 दोनों में से कॉमन ले लिया, आपके पास बचेगा क्या, C1। अब देखो 1/2 कॉमन ले लिया और आप एलसीएम ले लो C1 प्लस C2। तो जैसे आप C1 प्लस C2 मतलब ये एलसीएम लोगे, पूरे सिस्टम का आपने एलसीएम ले लिया, तो देखो इस टर्म के नीचे C1 प्लस C2 था, अब आपने एलसीएम लिया है तो मतलब पूरे के नीचे C1 प्लस C2 होना। तो इसका मतलब ये तभी होगा जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दोगे। तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हो गई किसकी, C1 प्लस C2 की। ये कैलकुलेशन का एक सिंपल सा फंडा, माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 इसका होल स्क्वायर, ये ऐसा ही चलता रहेगा, वो ब्रैकेट ये आ गई। ठीक है भाई, क्लियर है। अब C1 प्लस C2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ होल स्क्वायर खोल देंगे। तो जरा देखो, इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ इधर को, 1/2 तो ऐसे ही चल रहा है, इन सबके नीचे क्या चल रहा है, C1 प्लस C2, बिल्कुल ऐसे चलता रहेगा।
यहाँ कितना था, C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके गया C1 प्लस C2 और माइनस लगा हुआ है, माइनस में C1V, या फिर आप सिंपली देख लें कितना था, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, माइनस के साथ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, C1V1 स्क्वायर, ये गलत हो गया, C1V1 था मुझसे, एक्चुअल में ये थोड़ा गलत हो, लिखना गलत हो गया, इसको ऐसे दिखाओ, C1V1 प्लस C2V2 इसका होल स्क्वायर था, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ से क्लोज। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो अंदर जल्दी से, इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले C1 की, तो C1 की मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, तो 1/2 तो ऐसे रहेगा, C1 की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, C1V स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो C1 C2 V2 का स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर किसने दिखा दिया, यहाँ होल स्क्वायर नहीं है, देख लें आप, होल स्क्वायर नहीं था, ठीक है, होल स्क्वायर नहीं है। ये हो गया C1 की इससे मल्टीप्लाई हो गई, C1 की इससे मल्टीप्लाई हो गई, उसी तरीके से C2 की मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, इसने मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ पूरी आ चुकी है 4 टर्म में, 1 2 3 4, माइनस लगा हुआ है, होल स्क्वायर ओपन करो, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस तो ऐसे लग रहा है, तो पहले वाले का स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला, यही तो होता है, ये आ चुका, और ये है नीचे C1 प्लस C2, और देखें नीचे 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, दोनों का ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस जो है मल्टीप्लाई करेगा तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस के 2 C1 C2 V1 V2, और ये ऐसे आ जाएगा, और नीचे जो चलता हुआ आ रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा C1 प्लस C2। कैलकुलेटिव पार्ट है इसलिए हम कैलकुलेशन करके भी दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो जो कट रहा है उसे काट दो, C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर गया, C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर गया, अब आपके पास 3 टर्म बची हैं, C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2, तो इन सब में से C1 C2 कॉमन ले लो, 1/2, ऊपर इसमें भी C1 C2 है, इसमें भी C1 C2 है, इसमें भी C1 C2 है, तो जो आप कॉमन ले लोगे C1 C2 तो अंदर बचेगा क्या, जरा देखें, V1 का स्क्वायर बचेगा, V2 का स्क्वायर बचेगा, माइनस के 2 V1 V2 ये बचा, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा C1 प्लस C2। अब आपको पता है ये होल स्क्वायर जो है वो V1 माइनस V2 का है, तो आप इसे लिखोगे 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा। अब देखो लेट अस सपोज कि V1 ज़्यादा है तो ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, या आप ये भी कह सकते हैं V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ चुका है एनर्जी लॉस का फॉर्मूला, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, ये इस तरह से है। तो ये आपके पास लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है। इसको रिकॉल कर लेते हैं, कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी ये देख लेते हैं। हमसे पूछा गया था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस करके दिखा दो और उसमें एनर्जी का लॉस दिखा दो। तो हमने सबसे पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सीखा। हमने कहा शुरुआत में जब तार नहीं जोड़ा था, इसका अपना खुद का अगर कैपेसिटी C1 है, उसका C2 है, इस पर चार्ज Q1 है तो इस पर पोटेंशियल V1 होगा। इसी तरह से उसका चार्ज Q2 है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, V2 होगा। ये हमने लिख दिया। अब हमने कहा ठीक है शुरुआत में चार्ज ये है, अब इन दोनों को जो है आपने एक महीन तार से जोड़ दिया तो चार्ज ट्रांसफ़र तब तक होगा जब तक दोनों पर पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो आपने कहा ठीक है, जब आपने पोटेंशियल सेम कर दिया या हो गया तब चार्ज में कितना ट्रांसफ़र हुआ चार्ज, तो आप ये भी कह सकते हो चार्ज कितना ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कितना ट्रांसफ़र हुआ, हम ये देख रहे हैं ट्रांसफ़र होने के बाद कितना बचा। तो बाद वाला ये है
Q1 डैश हमने देखा कि तो ये C1V हो जाएगा। ऐसे ही Q2 डैश की बात करेंगे तो ये C2V हो जाएगा। इनका जब रेशियो लिया तो ये निकल कर आया। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन द कैपेसिटर्स विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। जो चार्जेस का रेशियो आया वो कैपेसिटेंस के रेशियो के जस्ट इक्वल होगा। हमने कहा ठीक है, फिर कॉमन पोटेंशियल भी तो आया है, वो कैसे निकालोगे? टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, इस हिसाब से ये निकल कर आ गया। अब बात आती है लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जब शुरुआत में आपने जोड़ा ही नहीं था तार, तब एनर्जी कितनी, तार जोड़ने के बाद एनर्जी कितनी, ठीक है, फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी आ गई, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। बस आपको अब कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेट करते चले जाओ, सिंप्लीफिकेशन करते चलाओ, जहां तक हो लास्ट में यहां तक पहुंचोगे आप हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। डिफरेंस इसलिए कहा क्योंकि ना तो हमें ये पता कि V1 बड़ा, हाँ यहाँ पर स्पेशली आपने कह रखा था शुरुआत में कि V1 बड़ा है, तो भाई आप V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर कहोगे, क्योंकि आपने शुरुआत में V1 को बड़ा ले लिया था। लेकिन अगर आप ना लो किसी को बड़ा किसी को छोटा, तो भाई आप डिफरेंस इस्तेमाल करते हो, V1 डिफरेंस V2। तो ये यहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाता है आपका डेरिवेशन। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, कुछ टफ इसमें है नहीं, लेकिन इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल है। बचना एक भी न्यूमेरिकल नहीं चाहिए, वो तभी हो सकता है जब आपसे थ्योरी कंप्लीटली और स्ट्रॉन्ग तरीके से आती हो। और उसका तरीका ये है कि आपको हर एक लेक्चर देखना है और हर एक लेक्चर को 2-2 3-3 बार देखना, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ नोट्स बनाने हैं और बढ़िया करके प्रिपेयर हो जाए अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। 100% मार्क्स आएंगे अगर आप लगातार तैयारी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगर क्वेरी है तो टेलीग्राम लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करें, इंस्टा फेसबुक सब कुछ है, फॉलो करें, वहाँ जाकर अपनी क्वेरीज को डिस्कस करें, अपने क्वेश्चंस हमें सबमिट करें या सेंड करें। और अगर आप हमसे ये चाह रहे हैं कि हम आपको प्रैक्टिस सेट दें तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा, बस आप सपोर्ट तो करें। थैंक यू सो मच। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप कर लीजिएगा।